गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो लेक्चर 3 है, इसके पहले जो है हम लोग प्योरली इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग। जैसे पढ़ेंगे हम लोग एलआर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, इंडक्टर हो और रजिस्टर हो। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग वैसा सर्किट जिसके पास क्या है, सिर्फ कैपेसिटर है और रजिस्टर है। फिर एलसीआर सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें तीनों जो है, एल हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो और रजिस्टर हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है एलआर सर्किट। क्या है? एलआर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस हो और इंडक्टर हो। क्या कहलाएगा? एलआर सर्किट। ठीक है, तो अब सर्किट बना रहे हैं। इसे मान लेते हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है। ये बन गया, है ना। इसमें क्या जोड़ दें? एक सोर्स जोड़ देते हैं, ऐसा सोर्स जोड़ देते हैं। अब वोल्टेज को जानते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये रजिस्टर है, ये क्या है, इंडक्टर। इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इससे जो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो कितना होता है, आई इंटू आर। ठीक है, यानी वी आर इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। ठीक है, वही इंडक्टर की तरफ बात करें तो वी एल इज इक्वल टू होता है आई इंटू एक्स एल। हम लोग पढ़ चुके हैं, आई इंटू एक्स एल। ठीक है, यानी यहां से वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब जो है, अब ये बताइए, है ना, अगर हम बात करें रजिस्टर में तो इसका करंट, इसमें जो है करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो डायग्राम ऐसे बना दें पैरेलल। वही इंडक्टर में बात किया जाए तो इंडक्टर में क्या है, करंट और लीड वोल्टेज लीड करता है इसमें, तो यहाँ बना देते हैं वी एल। ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि एक डायग्राम में, है ना, इसको दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे दिखा देते हैं, पहला करंट, करंट दोनों में क्या हॉरिजॉन्टल है, तो करंट को हम लोग ऐसे करंट दिखाई देते हैं, ऐसा दिखा दिया। वी आर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको इधर हम वी आर दिखा देते हैं, इधर हो गया वी आर, है ना। और वी एल क्या है, अपवार्ड है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है, इंडक्टिव सर्किट में, है ना, वी एल क्या है, 90 डिग्री लीड करता है, यानी वी एल हो जाएगा इधर, ये हो गया वी एल। अब देखिए यहाँ पे कि भाई वोल्टेज एक रेजिस्टेंस का डायरेक्शन इधर है और वी एल अपवार्ड है, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो इसका नेट वोल्टेज क्या होगा, इधर आएगा ई नेट। नेट वोल्टेज कितना आएगा, ई नेट इधर आएगा, और ई नेट को हम लोग लिख देते हैं ई नेट को हम लोग क्या लिखेंगे, वी एल का होल स्क्वायर, वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है। और 90 डिग्री वेक्टर सम कैसे करते हैं हम लोग, रूट और वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो यहाँ से जो ई नेट है, ई नेट हम लोग क्या लिखेंगे, नेट लिखेंगे रूट ओवर वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। यहाँ से वी एल का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, वी एल किधर है, यहाँ है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स एल का स्क्वायर। वी आर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, है ना। इसको ऊपर मूव कर देते हैं। ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट, क्योंकि सर्किट में करंट कितना है, आई है, तो आई मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि ओवरऑल, है ना, यदि एक रेजिस्टेंस था तो इसका रेजिस्टेंस आर लिखते हैं, यदि सिर्फ इंडक्टर था तो उसका रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, एक्सएल, रिएक्टेंस दिखाते हैं। एक से यदि ज़्यादा है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग इफेक्टिव, है ना, रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस कब बोलेंगे, इसको जेड से नोट कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा यहाँ पे लगा हो, यानी अकेले आर और एल क्या है, दो हो गया। अगर आर एल हो या आर सी हो तभी इम्पीडेंस बोलेंगे, अगर आर एल सी तीनों लग गया तभी क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। यानी यहाँ पर आई इंटू इम्पीडेंस ऐसा हो जाएगा, आई इंटू जेड। यहाँ से आई कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, आई से आई कट गया। यहाँ इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला बनता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस। तो यहाँ से इम्पीडेंस जो है ये आ चुका है। तो अब जो हम क्या करते हैं ना, इम्पीडेंस का जो है हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई इम्पीडेंस है क्या। तो इम्पीडेंस जिसको हम जेड से नोट करते हैं, ये बोल सकते हैं इट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ, किसका हो जाएगा, या तो एल आर सर्किट का होगा, एल आर सर्किट हो, या फिर सी आर सर्किट हो, या फिर क्या हो जाए, और एल सी आर सर्किट हो, एल सी आर सर्किट हो। या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना, अपोजिशन ऑफर बाय और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एल आर सर्किट, सी आर सर्किट या एल सी आर सर्किट, है ना, टू द फ्लो ऑफ करेंट। क्या हो जाएगा, एक तो से क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पीडेंस बोलेंगे। और इसको जो है हम अगर एसआई यूनिट किसी रेजिस्टेंस को ओम से मापे, इसको भी हम ओम से ही मापेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो वापस से इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी अगर हम इस फिगर को देखें, है ना, इस फिगर को देखें हम, तो इम्पीडेंस मालूम चल गया है, इम्पीडेंस मालूम चल गया इतना है, और इस ग्राफ को भी, ये ग्राफ को ध्यान देखना है। तो हम जो है यहाँ पे फिर से जो है हम ग्राफ बना रहे हैं। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एल आर सर्किट पढ़ रहे हैं, और एल आर सर्किट में हम लोग जो है इम्पीडेंस के फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। यदि हम लोग एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल पुट कर दें तो इम्पीडेंस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या करता है कि भाई ओमेगा को 2 पाई ए भी पुट कर देता है, तो इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, तो फिर से आ जाएगा। अब ग्राफ जो हम लोग देखे थे कि भाई, है ना, इधर जो है करंट का डायरेक्शन है, और इधर क्या है, वी आर है, और वी एल किधर है, अपवार्ड है वी एल। अब इसका ई नेट किधर है, दिस इज ई नेट, जिसको हम लोग आई इंटू इम्पीडेंस लिखते हैं, जो कि क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस, है ना, सॉरी, जो हम लिखे थे वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। अब देखो फेज डिफरेंस क्या है ना, अगर थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट था तो भाई फेज डिफरेंस कितना हुआ करता था, 0 डिग्री, है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, एल मतलब इंडक्टिव सर्किट, तो फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था, तभी फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री। लेकिन अब क्या हो गया, एल आर सर्किट आ गया, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों है, तो इसका कुछ फेज डिफरेंस तो अब तो ना 0 होगा ना 90 डिग्री होगा, कुछ तो अमाउंट आएगा, तो कितना अमाउंट आएगा, तो उसको जो वही देखना है। तो मान लेते हैं फेज डिफरेंस कितना है, 5। हमेशा फेज डिफरेंस किसके बीच में देखा जाता है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। यानी फेज डिफरेंस अगर हमको देखना है, फेज डिफरेंस इसको 5 बोलते हैं, है ना, वो कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं दिस इज 5, ये क्या है 5, यानी नेट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। फेज डिफरेंस अगर देखे जाए तो 10 कितना हो जाएगा इसमें, तो 10 इक्वल टू हो जाता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये रहा P/B। 10 क्या होता है, P/B। P क्या है, VL है, और B क्या है, VR है। VL क्या होता है, I इंटू XL, और VR क्या है, I इंटू R। I से I कट गया, यानी क्या मिलता है, XL/R, यानी 10 इक्वल टू हो जाएगा XL/R। दिस इज फेज डिफरेंस। अगर 5 लिखना है तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स
एक्सएल बाई आर, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी टेन फाइव लिख दिए। देखो और कोस फाइव भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कोस फाइव का वैल्यू क्या है ना, चेंज नहीं होता है। क्योंकि टेन फाइव के वैल्यू अभी जैसे 1 बाई 1 पढ़ेंगे तो इसमें टेन फाइव की जो वैल्यू है ना हर सर्किट में चेंज होता है, लेकिन कोस फाइव की वैल्यू कोई भी सर्किट हो एक ही होता है, वो क्या होता है, आर बाई जेड होता है। आर बाई जेड कैसे, कोस फाइव क्या होता है, बी बाई एच। पहले बी क्या है, वी आर है, वी आर है ना, और एच क्या है, दिस इज एच यानी इनेट है ना, यानी कोस फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा आई इंटू आर, इनेट कितना हो जाएगा, आई इंटू जेड, यानी कोस फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई जेड। और हर सर्किट में यही होगा, चेंज कहीं भी नहीं होगा। यानी कोस फाइव याद रखना है सबको। और कोस फाइव को एक्चुअल में हम लोग क्या पावर फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। और क्यों पावर फैक्टर बोलते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, यहाँ पर तो समझना ही नहीं है कि इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, लेकिन पहले ही आ गया तो बता दिया, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो याद क्या रखना है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी याद क्या रखना है, यानी आरएल सर्किट में हम लोग ने पढ़ा जेड होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और क्या पढ़ा कि जो 10 होता है वो होता है एक्सएल बाई आर, क्या होता है, एक्सएल बाई आर होता है। और जो पावर फैक्टर जिसको लोग कोस फाइव बोलते हैं वो क्या होता है, आर बाई जेड। चूँकि जेड का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से पुट कर, या तो आर बाई जेड याद रखिए, चाहे यहाँ से इसका वैल्यू जो है कोस फाइव का वैल्यू हम लोग आर बाई, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है अभी तक हम लोग जो है यही सीखे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही था। अब जो है नया टॉपिक आता है सी आर सर्किट। क्या आता है, सी आर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, कैपेसिटर हो और रेजिस्टेंस हो। यानी टॉपिक क्या रहेगा, ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ओनली, है ना, ये बुक में लिखा हुआ रहेगा। यानी हम सर्किट बनाते हैं, पहले रेजिस्टेंस बना दिया, फिर कैपेसिटर बना दिए, है ना। अब इसमें क्या है, किसी सोर्स के साथ हम जोड़ देते हैं, सोर्स साथ जोड़ दिए, और सोर्स का जो है ना वोल्टेज हम लोग जानते हैं जो कभी बदलता नहीं है, क्या हो गया, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये रहा कैपेसिटर। और हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। जबकि कैपेसिटर में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और लीड कौन करता है, करंट, और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है बाई 90 डिग्री। पिछला क्लास में सारा डिस्कशन हो चुका था। मान लेते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो करता है और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सी। एक्सी बता चुके हैं, एक्सी बता चुके हैं क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। और एक्सी क्या है, क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पिछले क्लास में सारा बात हो चुका है। ठीक है, मेन हमको जो है इस दोनों डायग्राम से मतलब है, यहाँ से जो है इम्पीडेंस निकलेगा। इम्पीडेंस सारे सर्किट का अलग अलग होता है ना। एल आर सर्किट का कुछ और होगा, सी आर सर्किट कुछ और होगा, एल सी आर सर्किट का कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ये रहा वी आर, है ना, क्या है, आई इंटू आर, और ये वी सी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स सी। ठीक है, अब आ गया डायग्राम के चांस। डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। करंट डायरेक्शन दोनों में क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल को दिखा दिए। वी आर भी क्या हॉरिजॉन्टल है सेम डायरेक्शन में, तो इधर हो जाएगा वी आर, और वी एल क्या है, डाउनवर्ड है, दिस इज वी एल, है ना। तो वी आर और वी एल 90 डिग्री है, एंगल बना रहा है। तो इनेट कितना हो जाएगा, तो इनेट डायरेक्शन इस पर इधर होगा, है ना, दिस इज इनेट, और इनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर, इसका वेक्टर सम करेंगे, होगा वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। इसको ये लिख सकते हैं। और यहाँ से इनेट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनेट इक्वल टू मिल चुका है वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार इनेट को आई इंटू इम्पिडेंस जेड लिख सकते हैं, और यहाँ से वी आर लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर, और वी एल, सॉरी यहाँ वी सी था, यहाँ बार बार हम क्या वी एल लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, ये वी सी है,
ये है VC दिखा रहा है ना, VC है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा VC का होल स्क्वायर, VC का होल स्क्वायर, यानी VC को लिख सकते हैं हम लोग, है ना, I इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग I स्क्वायर इंटू XC का होल स्क्वायर, I इंटू जेड, और यहाँ से I कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ से फाइनली जेड जो है इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो इसको नोट डाउन आप लोग करते रहिए, यानी यहाँ से इम्पीडेंस का जो वैल्यू आया है वो कितना है, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन RC सर्किट, है ना, ये पढ़ना है ना। और क्या रहता है, फेज डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस हमेशा से क्या रहा है, करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और दिस इज फेज डिफरेंस, है ना। तो नेक्स्ट में इसको उतार लीजिए, तब हम tan phi और cos phi लिखेंगे। cos phi का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, tan phi का वैल्यू चेंज होगा। तो यहां से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं RC सर्किट पढ़ रहे हैं, और RC सर्किट में, है ना, हम लोग जान चुके हैं, डायग्राम बना देते हैं। इधर है I, इधर है VR, इधर है VC, इधर है E नेट, जो ये तो क्या हो जाएगा, फेज एंगल फाई, क्या हो जाएगा, फेज एंगल फाई, ठीक है। अब बात है tan phi का, भाई फेज डिफरेंस कुछ तो होगा, है ना, फेज डिफरेंस कुछ होगा, तो tan phi छोड़ो क्या लिख दें, यानी फेज डिफरेंस टॉपिक है यहाँ पर, फेज डिफरेंस यानी tan phi छोड़ लो क्या होता है, P/B। इसके लिए P क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, VC, और बेस क्या हो जाएगा, VR, यानी I इंटू XC, I इंटू R, यानी क्या मिल गया, XC/R, यानी phi छोड़ लो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC/R, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, ये याद रखना है। और एक और वैल्यू बोले, जो cos phi की वैल्यू कभी बदलता नहीं है, और cos phi को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं आगे मालूम चलेगा, है ना, क्योंकि ये पावर का एक फैक्टर होता है। cos phi क्या होगा, R/JD होगा, कि cos phi के लिए B/H होगा, B क्या है, VR, और H क्या है, E नेट, है ना। तो cos phi की वैल्यू हो जाएगा I इंटू R, I/Z, यानी cos phi की वैल्यू हमेशा से यही रहेगा। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं कि cos phi की वैल्यू याद रखिए, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, जबकि tan phi की वैल्यू चेंज करता है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखे, यानी क्या पढ़ रहे थे, CR सर्किट पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखे हैं, पहला इम्पीडेंस सीख लिए कि कितना होता है, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, जहाँ XC का वैल्यू कितना होता है, 1/ωc, पहला पॉइंट सीखे। दूसरा सीखे कि भाई tan phi कितना होता है, tan phi इक्वल टू होता है XC/R, और तीसरा सीखे cos phi के वैल्यू R/Z। बस यही सीखना है, यही पॉइंट है इसमें, नोट डाउन कीजिए इसको। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक पर बचता है LCR सर्किट, LCR सर्किट, है ना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है LCR सर्किट, LCR सर्किट, है ना। यानी टॉपिक क्या रहेगा, ए सर्किट कंटेनिंग, है ना, टॉपिक क्या रहेगा, ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर इन सीरीज। तीनों किस में होना चाहिए, सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज में ही पढ़ना है, ठीक है। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, है ना, और किसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये सर्किट क्या कहलाएगा, LCR सर्किट, है ना। इसमें तीनों है, R, L, C, तीनों है, ठीक है। और वोल्टेज इक्वेशन हमेशा से जानते हैं क्या होता है, E0 sin ωt।
इसमें वोल्टेज अक्रॉस आर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई इंटू आर होता है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम लोग जानते हैं आई इंटू एक्सएल होता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जानते हैं आई इंटू एक्सी होता है। ये भी जानते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्सी छोटा होता है ना 1/ओमेगा c। यानी यहाँ से लिए तो हम लोग वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, रजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया। बी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्सएल और वी सी हो गया आई इंटू एक्स सी। अब अगर फेजर डायग्राम सबको देखा जाए तो रेजिस्टेंस वाले प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पता है करंट और वोल्टेज डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। जबकि इंडक्टर में वोल्टेज जो है लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री, जबकि कैपेसिटर में क्या है, लैग करता है वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये चीज़ हो चुका है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम में दिखा देते हैं। यानी फेजर डायग्राम में इसको हम दिखा देते हैं, है ना। करंट डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। वी आर किधर, इधर है, वी एल नीचे है, वी सी ऐसे है ना। वी एल है अपवर्ड, वी सी है डाउनवर्ड, वी आर है हॉरिजॉन्टल। अब करंट डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें करंट मान लिया है कितना फ्लो कर रहा है, आई इधर जा रहा है। अब वी सी को क्या लोग इसको ऊपर निगेटिव वेक्टर में लिख सकते हैं, निगेटिव वेक्टर में ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस वी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी सी। यानी इसको है ना ऊपर लिखेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम में, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा सा कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, वीसी को ऊपर ले देते हैं। यानी हम लोग क्या कर दें कि ऊपर में वी एल तो है, वीसी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वी सी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब इधर क्या है, इधर वी आर है और करंट डायरेक्शन भी इधर ही है। अब एक वोल्टेज इधर है और दूसरा वोल्टेज इधर है, तो नेट वोल्टेज इधर हो जाएगा ई नेट, और कितना हो जाएगा, रूट ओवर वी आर का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नेक्स्ट डायग्राम से दिखाते हैं। यानी अभी हम लोग देखें करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट वी आर है इधर, वी एल था अपवर्ड, वी सी था नीचे, वी सी को ऊपर ले गए तो क्या डायग्राम बन गया, वी एल वेक्टर माइनस वी सी, निगेटिव वेक्टर वी सी को ऊपर ले गए और वी आर इधर है, ई नेट इधर आ गया, ई नेट कितना जाएगा, रूट ओवर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। करंट इधर करंट है। अब करंट और नेट वोल्टेज के बीच के एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, फेज डिफरेंस। तो पहले तो ई नेट लिखना पड़ेगा, तो ई नेट इक्वल टू आ गया है रूट ओवर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ई नेट को आई इंटू जेड लिखेंगे और इसको वी आर को लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसमें अगर आई बाहर निकाल दिया जाए कॉमन तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर। ऐसा आई हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये अंदर हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आई से कट गया। और इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला फाइनली जो मिलता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस मालूम चल चुका है। अब बात है कि भाई फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, तो पहला जो 10 फाई होगा, 10 फाई इसके लिए पी ए है ना, पी कितना है, पी है वी एल माइनस वी सी। दूसरा बेस क्या है, वी आर है, वी एल को आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, और यहाँ से आई को कॉमन निकालें
तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आई इंटू आर, आई से आई कट गया, तो यहाँ से 10/5 मिल गया, यहाँ से 10/5 मिल गया। तो यहाँ से 10/5 मिल गया, कितना, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो इसको याद रखना है। और एक और होता है कोस फाई निकालने के बाद होता है कोस फाई, जिसको लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। ये हमेशा से क्या होता है, आर बाई जेड। क्यों होता है यहाँ भी देख लेते हैं, कोस फाई। तो कोस फाई इक्वल टू अगर हम देखें इस डायग्राम से, तो कोस फाई बी बटा एच हो जाएगा। बी क्या है, वी आर है, और एच क्या है, ई नेट। तो यहाँ से कोस फाई वी नेट को आई इंटू आर और ई नेट को आई इंटू जेड लिखेंगे, तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा से आर बाई जेड। हमेशा आर बाई जेड होगा, कोई भी सर्किट होगा, वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो तीनों सर्किट पढ़ लिए हैं, अब इसको हम लोग को समरी देखना है। ठीक है, नोट डाउन कर चुके होंगे। यानी इसमें फिलहाल जो है, इसमें कि LCR सर्किट में, LCR सर्किट में जो हम देखें इम्पीडेंस कितना होता है, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक ये दिखे। दूसरा 10/5 होता है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। और याद क्या रखना है, कोस फाई की वैल्यू जो हमेशा से क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं समरी पे। क्या क्या आज पढ़े हैं, LR सर्किट पढ़े हैं, CR सर्किट पढ़े हैं, और LCR सर्किट पढ़े हैं। ठीक है, तीनों में क्या क्या पढ़े हैं कि इसका जो इम्पीडेंस होता है LR सर्किट में होता है R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, LR सर्किट में VR इधर है, VL इधर है ना, ई नेट इधर है, और फेज ये दिस इज फेज डिफरेंस फाई। और यहाँ से जो 10/5 की जो वैल्यू आता है वो तो हम याद करा चुके हैं, एक्सएल बाई आर। और कोस फाई की वैल्यू सबको याद रखना है, वो क्या होता है, आर बाई जेड। ठीक है, CR सर्किट में जो इम्पीडेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है R² प्लस XC का होल स्क्वायर। और इसमें डायग्राम बनेगा, VR इधर होगा और VC नीचे होगा, और इधर बन जाता है ई नेट। और ये हो जाता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर करंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल को लेके चलते हैं, है ना, ये बन जाता है फाई। तो 10/5 का जो वैल्यू है वो हो जाता है XC बाई आर, और कोस फाई की वैल्यू जो होता है वो होता है आर बाई जेड। आर बाई जेड सब में वही होगा। LCR सर्किट में जो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इसमें जो बनेगा, इधर रहता है VL माइनस VC, इधर होगा VR, यहाँ होगा करंट, और ये होता है ई नेट, और ये होता है फेज डिफरेंस फाई, जिसका 10/5 के जो वैल्यू है वो आता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। और पावर फैक्टर जो कोस फाई बोलते हैं वो हमेशा से क्या आता है, आर बाई जेड। तो तीनों में कॉमन क्या है, आर बाई जेड, तो जो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, 10/5 का वैल्यू तो चेंज होते रहेगा। तो ये इसका जो है समरी था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट RMS करंट IRMS थ्रू द रजिस्टर, है ना। अच्छा, LRC सर्किट है, LR सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कितना करेगा ये बताना है, ये बताना है। और VRMS दे रखा है। ठीक है, तो VRMS हम लोग लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल टू IRMS। यानी RMS नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ I लिखेंगे, है ना, तभी हम लोग समझेंगे वो IRMS ही है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करेंट ही है, I इंटू जेड। या डायरेक्टली बोल देते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू जेड। V को हम लोग E भी दिखा सकते हैं,
भी को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड। आई मतलब IRMS ही होता है, यानी ले दे के यहाँ पे हमको जेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो जेड कितना हो जाएगा, तो जेड निकालने के लिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी r कितना है 100 का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो XL माइनस XC, XL कितना है 200, XC कितना है 100 का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 100, अगर दोनों वैल्यू सेम होता है तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सॉल्व देख सकते हैं आप लोग, है ना, इतना हो जाएगा। यानी हमको जो है इम्पीडेंस का वैल्यू मिल चुका है, इम्पीडेंस। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ERMS डिवाइड बाई जेड। ERMS कितना है, इतना है ना, कितना है 200√2, और जेड कितना मिला है 100 इंटू √2, तो ये तो कट गया और ये 2 बार में कटेगा, यानी IRMS वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। C इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी C ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आगे होगा आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी जो है मेंस, इसके पिछला जो क्वेश्चन था ये था मेंस 2023 में आया हुआ, मेंस 2023 IIT मेंस, है ना, जी मेंस। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी क्या है, मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो एक LCR सर्किट है ना, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL का वैल्यू दे रखा है 10 ओम, यानी लिख देते हैं XL दे रखा है 10 ओम, कैपेसिटी यानी XC दे रखा है कितना 4 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 6 ओम, पावर फैक्टर कितना होगा, गोबर क्वेश्चन हो गया। तो पावर फैक्टर जो होता है, हम बताए हैं कि जो पावर फैक्टर जो होता है उसको हम लोग cos phi से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो cos phi इक्वल टू होता है R/Z। तो पहले तो Z निकालना होगा ना, तो Z इक्वल टू क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना है 6 का होल स्क्वायर, XL 10 और XC है 4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी को 6 का। तो दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 6 इंटू √2, है ना। अगर दोनों सेम हो तो 6 बाहर निकल जाता है और √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब R/Z, R कितना है, R है 6 और नीचे कितना है 6/√2, ये कट गया, यानी cos phi की वैल्यू कितना हो गया 1/√2, ठीक है ना। cos phi की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। C इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसके बाद का जो टॉपिक, इसके बाद का जो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं, है ना, कि व्हेन, ये CBSE क्वेश्चन है सिंपल सा, व्हेन एन इंडक्टर L एंड रजिस्टर R इन सीरीज, यानी ये है LR सर्किट। क्या है, LR सर्किट का क्वेश्चन है। एक वोल्टेज है जो 12 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है, अब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। करंट कितना है, इसमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है, फ्लोज इन द सर्किट। द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई π/3, यानी फेज डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है π/3 रेडियन। तो वैल्यू ऑफ R क्या होगा, वैल्यू ऑफ R क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो क्या फेज डिफरेंस से R निकलेगा, तो क्या Z, पहले तो हमको Z निकालना पड़ेगा, क्योंकि cos phi से हम लोग निकाल सकते हैं। cos phi छोड़ो क्या होता है R/Z, तो उसके लिए Z मालूम करना पड़ेगा। तो करंट मालूम है और क्या मालूम है, V मालूम है, V कितना है 12 वोल्ट, तो यहाँ से हमको क्या मालूम चलेगा Z मालूम चलेगा, क्योंकि E, V को E कुछ भी लिख सकते हैं। E इक्वल टू क्या होता है I इंटू Z, E है 12, करंट है 0.5 इंटू Z, तो Z का वैल्यू ये इधर डिवाइड होगा 12/0.5, तो ये हो जाएगा 24 वोल्ट, है ना, सॉरी 24 ओम, 24 Z ओम। अब यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि cos phi की वैल्यू दे रखा है, यानी π/3 का मतलब क्या हो गया, मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो हो गया cos 60 इक्वल टू R/Z होगा 24, तो R इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू cos 60, और cos 60 होता है 1/2, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 ओम। एकदम क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आज यहीं तक। अगला क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, LC ऑसिलेशन, और देखेंगे कितना तक हो सकता है। थैंक यू।